यूपी के सबसे बड़े दंगल में नेताओं के जहरीले बोल भी सुनाई देने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुलायम सिंह यादव पर सांप्रदायिकता की राजनीति का आरोप लगाते हुए विवादित बयान दे दिया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा ने भी अपने जीतने पर कुछ जिलों में कर्फ्यू की संभावना जता दी। जब उत्तर प्रदेश में सियासी फिजा छाई हो, जब चुनाव जीतना ही सभी सियासी दलों का एकमात्र उद्देश्य हो, तो लाजमी है कि सियासी कुनबे का जहरीला शोर भी सुनाई देगा। 11 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 73 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इनमें कई सीटें संवेदनशील मानी जाती हैं। लिहाजा जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी सियासी दलों पर वोटों के ध्रुवीकरण के आरोप लगे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जाट चेहरा और केंद्र सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव पर विवादित बयान दिया है। संजीव बालियान के मुताबिक मुलायम का इस दुनिया से जाने का वक्त नजदीक आ चुका है। हमेशा सांप्रदायिक राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय उनका रहा नहीं। तो समाजवादी पार्टी इसी चुनाव में दफन हो जाएगी। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बालियान के इस बयान से मुलायम के समर्थक भी नाराज हो गए। मेरठ में समाजवादी पार्टी के समर्थक और सैफी समाज के नुमाइंदों ने संजीव बालियान का पुतला फूंक दिया और इस दौरान बालियान को मंत्री पद से हटाने की भी मांग उठ गई। जिम्मेदार मिनिस्टर है मतलब संजीव बालियान, ऐसे आदमी को तो मतलब अधिकार ही नहीं है वहाँ मंत्री बने रहने का, जो इस तरह की भद्दी बात करता हो। जहरीले बोल का सिलसिला यही नहीं थमा। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी और थाना भवन सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा ने भी जहरीला सियासी तीर छोड़ा। जिस वक्त सुरेश राणा विवादित बयान दे रहे थे, उस वक्त उनके साथ मंच पर संजीव बालियान भी मौजूद थे। तो हरियाणा में, देवबंद में, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा मित्रों। जब मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी नेता सुरेश राणा बीच बचाव करते दिखे। हालांकि अपनी सफाई में भी वो इशारों में आपराधिक घटनाओं को धर्म विशेष से जोड़ते दिखे। तो जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, रंगदारी लेने वाले लोग हैं, लोगों को दबाने वाले लोग हैं, जिनके कारण लोग भय और आतंक के कारण पलायन कर रहे हैं, तो पलायन लोग नहीं करेंगे। बीजेपी की सरकार आएगी तो ये गुंडे उत्तर प्रदेश से पलायन करेंगे। नेताओं के बिगड़े सियासी बोल से साफ है कि यूपी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए उनको किसी भी हथकंडे से परहेज नहीं है। एक तरफ तो संजीव बालियान और सुरेश राणा जैसे बयानवीरों की वजह से बीजेपी बैकफुट पर है, वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसे ही नेता बीजेपी के छिपे एजेंडे का खुलासा करते हैं। बालियान जी एक राजनीतिक व्यक्ति है और एक राजनीतिक व्यक्ति जानता है कि राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक मृत्यु हो सकती है, राजनीतिक जीत हो सकती है, राजनीतिक सफलता हो सकती है, राजनीतिक हार हो सकता है। इसका कोई असली मृत्यु से थोड़ी ना लेना देना है, तो इसका गलत अर्थ निकालना उचित नहीं होगा। I think the election commission should take action against this fellow, and this is again a communal campaign, and this is to consolidate votes on a communal basis. चुनाव का मतलब ये नहीं कि आप धमकी दें कि मैं हिंसा और घृणा इन सब के लिए खुली छूट दूंगा अगर जीत गया। तो एक तरह से मैं समझता हूं ये जो बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा है उसका खुलासा राणा जैसे लोग करते हैं। अगर वो बनते हैं और कर्फ्यू इम्पोज करके वो करने क्या वाले हैं? क्या वो पढ़े लिखे भी नहीं है? मुझे लगता है कि कर्फ्यू कब इम्पोज होता है। यूपी के सबसे बड़े दंगल से पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी मानसिकता लेकर काम कर रही है। बीजेपी और आरएसएस को अपनी आरक्षण विरोधी मानसिकता के साथ साथ नीति और नियत भी बदलने की जरूरत है। बीएसपी दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाले लगभग 50% के आरक्षण में किसी भी तरह की कमी या कटौती या इसमें छेड़छाड़ के सख्त खिलाफ है। बीएसपी अगड़ी जाति और अल्पसंख्यक समाज के गरीबों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने के पक्ष में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मालूम होना चाहिए कि देश के दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में कटौती किए बिना ही देश के संविधान में संशोधन करके इन्हें आरक्षण की सुविधा दी जा सकती है। इसके लिए हमारी पार्टी केंद्र सरकार से बार बार अनुरोध भी करती रही है।
मायावती ने कहा कि साजिश के तहत आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। प्रमोशन में भी आरक्षण को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप मायावती ने लगाया। अब तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व इनके आरएसएस संगठन के लोग इनके आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये बात उठाई थी, ये मुद्दा उठा था। सबसे बड़े दंगल में मायावती ने बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सवाल उठाया था कि जो पार्टियां धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात करती हैं वो साफ करें कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों किसके हक में कटौती कर अल्पसंख्यकों को आरक्षण वो देंगी। सर्वोच्च अदालत ने 50% का एक कैप बना दिया है जी। इसके बाद में अब आप रिजर्वेशन बढ़ा नहीं सकते हो। 50% बहुत सारे राज्यों में पूरा का पूरा बढ़ चुका है। SC, ST और OBC के तहत अगर आप माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देना चाहते हो तो SC का लोगे, ST का लोगे या OBC का लोगे। तो आरक्षण का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का विरोध भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को कटौती करने की बात वो लोग कर रहे हैं जो रिलीजियस बेस पर रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। और उन्होंने स्पष्टता के साथ यूपी की जनता के सामने चाहना चाहिए कि आप रिलीजियस रिजर्वेशन चाहते हो या नहीं चाहते हो, और अगर चाहते हो तो किसका काट कर देना चाहते हो। ये बात कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों ने स्पष्ट कर देनी चाहिए। हमने स्पष्ट कर दी है, हम रिलीजियस रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है। रिजर्वेशन का आधार, आरक्षण का आधार धार्मिक नहीं हो सकता है। संविधान इसके लिए सहमत नहीं है। तो ये व्यवस्था अभी जो है उसको बनाए रखनी चाहिए। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर आरक्षण के मसले पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के मुताबिक बीजेपी को इसका खमियाजा यूपी चुनाव में भुगतना होगा। जो जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनको कानून मालूम है, वो कह रहे हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और मुसलमानों का हालात इस देश में दलितों से भी ज्यादा खराब हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिनके हाथ में इस देश की बागडोर है, मैं अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए आज रिजर्वेशन की बात चलती है तो कई ऐसे समुदाय हैं जो इस रिजर्वेशन से वंचित रह गए हैं, जो शायद धर्म बदलने के कारण या और कारणों से हैं, और उनको न्याय दिलाने की बात है। इसमें अगर अमित शाह जी को केवल राजनीति या धर्म दिख रहा है तो उन्हें भी इस बात को सामने आके कहना पड़ेगा कि जब वो और उनके लोग रिजर्वेशन को नए रूप से देखने की बात करते हैं तो किस फॉर्मूले की वो बात। इस देश में अधिकार हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सबका अधिकार है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास का नारा देते हो और मन में जो है जहर रखते हो। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है दो तरफा है, जिसका विनाश फिर उत्तर प्रदेश में इनको भोगना पड़ेगा। तो दंगल में ये हलचल बनी हुई है, आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है, और भी क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं। ऐसा लगता है यूपी का दंगल जीतने के लिए बीजेपी को राम नाम का सहारा चाहिए। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर मंदिर बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम जन्मभूमि का मुद्दा पहली बार 2014 में आया था, जब उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम संवैधानिक दायरे में रहकर के समस्या के समाधान का मार्ग निकालने की संभावनाओं को तलाशेंगे। तब भी इस बात को कहा गया था और आज भी हम इस बात को कहते हैं कि राज्य में अनुकूल सरकार होनी चाहिए, सकारात्मक सोच की सरकार होनी चाहिए, जिससे इस विवाद का पटाक्षेप करने के लिए उस सरकार का सहयोग मिल सके, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आनी आवश्यक है। सर, अगर सरकार बन जाती तो क्या रास्ते होंगे जिससे राम मंदिर के निर्माण का जो है रास्ता प्रशस्त हो सके, क्योंकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए, न्यायालय उस पर सुनवाई प्रारंभ कर दी है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हर एक
बातों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। समस्या का समाधान निकलेगा और मान करके चलिए कि 1 साल के अंदर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाओं को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत कुछ सामने आएगा। यूपी का दंगल जीतने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तूफानी प्रचार में जुटे हैं। आज एटा में एक रैली के दौरान उन्होंने मोदी सरकार की नोटबंदी को कोसा तो मायावती पर भी हमला बोला। सरकार बनाने का चुनाव है, कोई मुकाबले में नहीं है। न बहुजन समाज पार्टी मुकाबला कर सकती है क्योंकि उन्होंने तो हाथी लगाए हैं, हाथी के अलावा कुछ लगा ही नहीं सकते वो। सोचो अगर हाथी का साइज बढ़ गया तो बताओ कितना बड़ा हाथी लगा देंगी। इसलिए पैसा बर्बाद होगा उस सरकार उनकी तरह। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कैशलेस, जो बिना पैसे के हम ट्रांसफर कर देंगे मोबाइल से। अब मुझे नहीं पता जो हमने लैपटॉप दिए थे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे उस पे। और अगर मोबाइल से बैंक चल सकती है तो हमारे लैपटॉप से बैंक क्यों नहीं चल सकती? कोई इंतजाम नहीं किया चलाने का, केवल सपने दिखाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार बनाने वाला चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादियों के सामने किसी का मुकाबला नहीं है। और जब से आप ही बताओ गठबंधन हुआ तो बताओ आपका मनोबल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया कि अब तो सरकार समाजवादियों की आने वाली है। उधर यूपी के सबसे बड़ा दंगल में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज लखनऊ कैंट सीट से नामांकन भरा। इस मौके पर न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह के आशीर्वाद से वो चुनाव जरूर जीतेंगी। लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव ने आज अपना नामांकन भरा है। मेरे साथ अपर्णा जी, ये बताइए कि आपने अपना नामांकन भर दिया है, लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं, तैयार है। अच्छा ये बताइए, आज प्रतीक जी भी आपके साथ हैं। प्रतीक जी, पूरे कॉन्फिडेंट हैं और आप पूरा साथ देने को तैयार हैं? क्या प्रचार में भी आप दिखेंगे? 100%। आप प्रचार करेंगे मैम के लिए? बिल्कुल 100%। मैम, आज नेताजी कहे हैं कि गठबंधन के लिए मैं प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन क्या आपकी कोई बात हुई है, गठबंधन से नाराजगी है? कुछ नहीं, मेरे पे उनका संपूर्ण आशीर्वाद है और जो भी उन्होंने कहा है वो उनका एक मंतव्य है, मगर मुझ पे उनका संपूर्ण आशीर्वाद है। एक बात और बताइए, कल रोड शो हुआ है, बहुत भव्य एक रोड शो लखनऊ में निकला। क्या राहुल जी और अखिलेश जी की एक जॉइंट रैली आप अपने विधानसभा क्षेत्र में मांगेंगी? लखनऊ का जोन हो गया है, मैं चाहती हूँ भैया और भाभी आकर हमारे क्षेत्र में प्रचार करें। आज अपनी बेटी को भी आप लेकर यहाँ पर आए थे नामांकन के दौरान। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि कितना इमोशनल रहता है पहली बार नामांकन में? अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, बच्ची साथ में है। पंजाब में उधर पंजाब के दंगल में अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से ही भिड़ गए। रिश्वत को बढ़ावा देने के आरोप में चुनाव आयोग ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर उल्टे उसी पर हमला बोल दिया। केजरीवाल का कहना है कि 29 जनवरी को पंजाब के लंबी में कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जनता से पैसे लेने की अपील की थी। केजरीवाल के मुताबिक अमरिंदर ने रैली में कहा था कि अगर कोई नेता आपको पैसे देने आए तो उनसे पैसे ले लेना, मगर वोट कांग्रेस को देना। केजरीवाल ने आगे लिखा कि 29 जनवरी को गोवा में मनोहर पर्रिकर ने रैली में कहा था कि मैं समझ सकता हूं कि कुछ लोग आपको चुनावी रैलियों में ले जाने के लिए 500 रुपए तक देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वोट करें तो बीजेपी को ही करें। अपने इन आरोपों के समर्थन में केजरीवाल ने कुछ मीडिया रिपोर्ट की कॉपी भी अपनी चिट्ठी के साथ लगाई।